ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसके अंदर 2.7 आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज यू नो, is a technique through which we enable a machine to solve a task like a human do। यानी हम बेसिकली ह्यूमन की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसको मिमिक करवा रहे हैं एक मशीन के थ्रू। दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लार्जली। तो यहाँ पे मशीन मशीन को हम ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये टॉपिक कई बार आप पढ़ चुके हो, बट कुछ सिमिलर सी टर्म होती है जिसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है जनरली एस्पिरेंट्स को। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर फर्दर हम और टाइप की टेक्नोलॉजी देखते हैं जो कि सबसेट है इसी टेक्नोलॉजी के। सो वन इज मशीन लर्निंग, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एंड लास्ट इज डीप लर्निंग। तो अगर ऊपर की तौर से देखें तो तीनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही पार्ट है, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सो जब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंप्यूटर और अ मशीन इज एबल टू लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स। यानी उसको एक्सक्लूसिवली प्रोग्राम नहीं किया गया। जैसे कैलकुलेटर है तो उसमें एडिशन का फंक्शन उसके अंदर प्रोग्राम किया गया, लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर हम देखते हैं जैसे हमारे फ़ोन के अंदर गूगल का ओपन लेंस है एक एप्लीकेशन, तो वो टेक्स्ट को रीड कर लेता है फ्रॉम एन इमेज। तो वो कैसे कर पाता कि ओवर द ईयर्स उसको इतना ट्रेन किया गया है एग्जाम्पल्स के थ्रू कि उसने अपने आप से ही इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया है। यानी ऐसी चीज़ें वो करने लग गया जिसके लिए वो प्रोग्राम कभी एक्सक्लूसिवली किया नहीं गया था। सो दैट इज़ व्हाट मशीन लर्निंग इज़, कि हम एक मशीन को कुछ डाटा फीड कर रहे हैं और उसके बेसिस पे वो एक्सपीरियंस के थ्रू जो राइट आउटकम है उसके ऊपर पहुंच रहा है। सो दैट इज व्हाट मशीन लर्निंग इज। नेक्स्ट न्यूरल नेटवर्क है। सो हमारे ब्रेन के अंदर जो है न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है। सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम मशीन लर्निंग का एक ऐसा मॉडल बनाया है जो कि इंस्पायर है ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क से। सो न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यही मतलब है कि हमने ब्रेन के जो न्यूरॉन का जो कनेक्शन है उसको मिमिक किया है इन एन एआई मॉडल। नेक्स्ट डीप लर्निंग है। सो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीपल इनपुट, मल्टीपल आउटपुट एंड जो बहुत सारी हिडन लेयर्स होती हैं तो उससे इसको डील करते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज डीप लर्निंग, बिकॉज नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं, और इसकी वजह से ये जो नेटवर्क है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो दिस इज डीप लर्निंग। आई होप तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, और जब आप देखोगे इन सब टेक्नोलॉजीज को तो ये आपको एक सबसेट की तरह दिखाई देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एआई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते ही हो, जो भी सेक्टर हम सोच सकते हैं सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है, तो दिस इज नथिंग न्यू। अब नेक्स्ट और सबसे अभी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट एआई को लेके चल रहा है वो है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बहुत सारी कंपनी जो है अपने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेके आई है। जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का बार्ड एआई है, डाली, कोडेक्स, ये सब जो है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एग्जाम्पल है। तो जनरेटिव क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हम इससे एआई का इस्तेमाल करके हम जनरेट कर रहे हैं सर्टेन कंटेंट। कंटेंट इन द सेंस इमेजेस हम फॉर्म कर सकते हैं, हम कोई टेक्स्ट फॉर्म करवा सकते हैं इनसे, कोई म्यूजिक फॉर्म करवा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। दैट इज वाई दिस इज नोन एज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये जो सिस्टम पूरा बना है, अगर इसका हम बैकग्राउंड देखें तो दिस कम्स फ्रॉम दिस सिस्टम कॉल्ड लैम्डा। ये लैम्डा जो है एक एक्रोनिम है फॉर लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। So this Lambda is a machine learning language model created by Google as a chatbot that is supposed to mimic humans in conversation. अब ये Lambda जो था ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर नाम के एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के ऊपर बना है। ठीक है, तो याद रखना ये ट्रांसफॉर्मर जो है एक आर्किटेक्चर है, स्पेसिफिकली न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, जो गूगल ने इन्वेंट किया था एंड उसे ओपन सोर्स किया था बैक इन 2017। तो ओपन सोर्स का मतलब आप जानते हो कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई प्रोग्राम जो कोई भी यूज़ कर सकता है, उसके लिए उसे किसी फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसमें अगर वो चाहे तो नए नए अमेंडमेंट कर सकता है अपने एंड पे. सो दैट इज़ व्हाट ओपन सोर्स इज. और गूगल ने इसको 2017 में ओपन सोर्स कर दिया था, और उसी के ऊपर ये नए नए जो जनरेटिव एआईज हैं वो बनते हुए हमें दिख रहे हैं. सो यहाँ पे ये जो मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल किया गया, इस मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर हम लोगों ने बहुत लार्ज स्केल पे डेटा जो है इसको फीड किया है. एंड उस डेटा को यू फीड या इनटेक करके ये जो एआई है अपने आप को ट्रेन किया है. एंड ट्रेन करने के बाद उसको जो जनरली रिजल्ट्स होने चाहिए थे वो उस रिजल्ट्स के ऊपर पहुंचा थ्रू एक्सपीरियंसेस. ऑलराइट. सो दिस इज व्हाट दिस जनरेटिव एआई इज ऑल अबाउट. इसमें बस ये याद रखना, ट्रांसफॉर्मर एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है, उसके ऊपर ये सब जनरेटिव एआई जो है बेस्ड है. तो इस टाइप के फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली. आगे चलते हैं. अगेन एआई से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. तो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई. सो इंडिया took over the chair of global partnership on AI from France. So ये जो पार्टनरशिप है दिस वाज launched in 2020, and this GPAI is an international multi-stakeholder initiative to guide responsible development and use of artificial intelligence. और currently इस ऑर्गेनाइजेशन में 29 मेंबर्स थे हुए, और द मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल एंड इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. करंटली सेक्रेटेरिएट की बात करें तो OECD जो है वहाँ पे इसका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है. एंड ये आपका पेरिस फ्रांस में पड़ता है, ये आपको पता ही है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था एआई के पर्सपेक्टिव से. अब जैसा कि आप जानते हो एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज़ की बात कर रहा है, तो अगर हम डेंजरस यूज़ की बात करें तो बहुत सारी हम एआई के एप्लीकेशन देख रहे हैं जो डेंजरस साइड में जा रहे हैं, जैसे डीप फेक्स हो गया. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, इसीलिए एआई का कंस्ट्रक्टिव यूज़ ज़रूरी है. आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक रिलेटेड न्यूज़ इसी से है, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022. सो ये हमारा जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर, उन्होंने कोलैबोरेट किया इंटेल इंडिया के साथ टू लॉन्च दिस रिस्पॉन्सिबल एआई यूथ 2022 प्रोग्राम. अब इसके फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को, जिसके अंदर इन बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो. यहाँ पे मेंटरशिप वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी, और स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है क्लास 8 to 12 के स्टूडेंट्स को. सो ये इसमें याद रखना, रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022 बाय मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इंटेल इंडिया. ओके. यस मैम. नहीं, ये 22 में क्वेश्चन था ना, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो हमने ऊपर देखा, जिसमें डिजी लॉकर और कोई आरोग्य सेतु, ये सारे ऑप्शंस थे. इस साल के क्वेश्चन में, मतलब प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स में. ओपन सोर्स के, राइट, करेक्ट. हम्म. आगे डिजी लॉकर के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले आर्टिकल्स में. सो कूल है. आगे चलते हैं. 4D प्रिंटिंग. सो इन recent year 4D technology has enhanced the potential of cancer therapeutics such as surgery, hypothermia, chemotherapy and therapeutic devices. So 3D टेक्नोलॉजी तो हम कई सालों से सुन रहे हैं, बट अब 4D टेक्नोलॉजी आ रही है. सो 3D प्रिंटिंग आप जैसे कि जानते हो कि आप एक मटेरियल को क्रिएट करते हो, 3D मॉडल उसका क्रिएट करते हो यूजिंग सम एलिमेंट. ओके. अब 4D प्रिंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम 3D को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, 3D प्रिंटिंग को ही इस्तेमाल करें, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आने के बाद वो चेंज हो जाएगा, यानी अपना शेप चेंज कर लेगा. सो अभी तक 3D के अंदर हम स्टैटिक स्ट्रक्चर बना रहे थे. लेट्स से आपको कोई पेन स्टैंड बनाना है तो आप 3D आर्किटेक्चर 3D प्रिंटिंग के थ्रू उसे बना सकते हो. लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पेन स्टैंड जो है वो आगे चलकर बॉल बन जाए, तो ये पॉसिबल है अंडर 4D प्रिंटिंग. सो यहाँ पे जो मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके लिए कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर्स लगेंगे, या जिन्हें हम स्टिमुलाई कहते हैं, जो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करा देंगे कि पेन स्टैंड को बॉल में कन्वर्ट कर दिया. तो इसके लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी हो सकता है. अब मटेरियल की बात करें तो मटेरियल में यहाँ पे हाइड्रोजेल, थर्मो रेस्पॉन्सिव, फोटो एंड मैग्नेटो रेस्पॉन्सिव एंड पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल. सो यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हो रही है पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल. कोई बता सकता है व्हाट इज पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल?
ठीक है, कोई बात नहीं। सो पीजियो इलेक्ट्रिक एक टाइप का मटेरियल होता है जिसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेस अगर हम लगाएं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, या वाइस वर्सा, कि मैंने अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो वो कोई मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होता है उसके अंदर। तो दिस इज व्हाट इज पीजियो इलेक्ट्रिक मटीरियल इज। सो इससे आप समझ सकते हो कि अगर हम लेट्स से कोई पेन स्टैंड बनाया, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो उसका शेप चेंज हो गया बिकॉज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस। तो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो सेल्फ असेंबली है, सेल्फ अडेप्टेबिलिटी है, सेल्फ हीलिंग है। दीज आर, अभी रिसर्च चल रहा है इन चीज़ों पे, तो इतना जानने की अभी हमें ज़रूरत है नहीं। प्रिंटिंग टेक्निक्स की बात करें तो प्रिंटिंग टेक्निक्स वही सेम है, 3D प्रिंटिंग जैसी। तो जनरली हम 3D प्रिंटिंग करते हैं तो हम लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग करते हैं। सो लेट्स से आपको एक बॉल प्रिंट करना है, ठीक है, तो पहले एक सर्कल बनाया, फिर एक दूसरा छोटा सर्कल बनाया, फिर तीसरा छोटा सर्कल बनाया, ऐसे करके हम एक बॉल क्रिएट करते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो 4D टेक्नोलॉजी में भी हम वही सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करें जो 3D में यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, जेट 3D प्रिंटिंग, सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, डायरेक्ट इंक राइटिंग। सो ये कुछ टाइप्स है जिसके थ्रू 3D प्रिंटिंग मॉडल्स बनाए जाते हैं और यही 4D में भी इस्तेमाल होंगे। अब एप्लीकेशन बहुत सारी है, जो भी आप चीज़ सोच सकते हो वहाँ पे आपको 3D प्रिंटिंग की एप्लीकेशन मिल जाएगी। सो एप्लीकेशन के बारे में बॉदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, जो अभी हमने डिस्कस किया। 3D प्रिंटिंग करते कैसे हम लोग, कि पहले हम कंप्यूटर के ऊपर एक 3D मॉडल बना लेते हैं जिसे हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बोलते हैं, या कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसे बनाते हैं। उसके बाद लेयर बाय लेयर उसको प्रिंट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, यानी हम यहाँ पर जो सब्सटेंस है उसको ऐड कर रहे हैं लाइन बाय लाइन और फिर मटेरियल बन रहा है। बट ट्रेडिशनली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जनरली ये जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग था ये सब्ट्रैक्टिव था, यानी हम एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल लेके आते हैं। लेट्स से आप हमको एक स्टिक बनानी है, ठीक है, एक ट्री की ब्रांच से, तो हमें ट्री की ब्रांच को बहुत ज़्यादा शेव करना पड़ता था, उसमें से बहुत सारी कटाई छटाई करनी पड़ती थी, एंड देन वी यूज टू गेट द सिंपल स्टिक। लेकिन 3D प्रिंटिंग में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई मटेरियल ख़राब नहीं होता, लॉस ज़ीरो होता है। जितना भी मटेरियल इंटेंडेड है वो उसकी यूज़ पूरी तरीके से होता है, इसीलिए ये एडिटिव है, अनलाइक द ट्रेडिशनल विच इज़ सब्ट्रैक्टिव, जिसमें हम काफ़ी सारा जो मटेरियल है उसको उड़ा देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रिएशन। तो लॉसेस कम होते हैं 3D प्रिंटिंग में। फिर बहुत ही हाई एंड डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं विच आर लाइटर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जो जनरली अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। एंड लास्टली फास्टर बहुत है, ये बहुत जल्दी बनाए जा सकते हैं इससे, ये टूल्स है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द 4D प्रिंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे अपना माइंड को फुल अटेंशन में रखना, अदरवाइज ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा। विद दैट बीइंग सेड, ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि बैंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप है क्यू न्यू लैब्स, जिन्होंने अभी एडवांस सिक्योर्ड कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया थ्रू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो जानने से पहले इस स्पेसिफिक न्यूज़ जो है कि स्टार्टअप ने कैसे इस चीज़ को बनाया, ये भी हमारे लिए जानना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस एंड टेक एंड द इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट। सो ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन सिस्टम इन्होंने बनाया है, क्यू न्यू लैब्स ने ये बनाया है अंडर द एजेस ऑफ इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स। अब ये आईडेक्स जो है ये एक इनिशिएटिव है of the Defense Innovation Organization, and this Defense Innovation Organization is a special purpose vehicle under Ministry of Defense। तो हायरार्की क्लियर होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसके अंडर हम लोगों ने ये डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और ये जो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये रन कर रहा है बेसिकली आईडेक्स को, ठीक है। आइडिया ये है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उससे जो रिलेटेड चैलेंजेस हैं उसको हम इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करें यूजिंग द हेल्प ऑफ स्टार्टअप्स, और इसको एनकरेज करने के लिए ये आईडेक्स जो है वो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। सो ये था इसका बैकग्राउंड। अब आते हैं मेन चीज़ पे, क्वांटम टेक्नोलॉजी। सो क्वांटम टेक्नोलॉजी बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम हार्नेस करें क्वांटम फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको, विच इज़ जनरली सीन एट द लेवल ऑफ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, ठीक है।
तो यहाँ पे जब हम एटम और सब एटॉमिक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमारे जो नॉर्मल या जो ट्रेडिशनल फिजिक्स के लॉ हैं वो नहीं लगते। जनरली फिजिक्स के लॉ में हम 3 जो लॉज है ऑफ न्यूटन उनको पढ़ते हैं, बट जैसे हम क्वांटम या सब एटॉमिक रेलम में पहुंच जाते हैं तो ये रूल जो है नहीं लागू होते, वहाँ पे अपने डिफरेंट रूल्स हैं जिन्हें हम क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। सो क्लासिकल फिजिक्स में जनरली हम एक लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है उसकी प्लेस को डिटरमाइन कर सकते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। या तो वो 1 होगा या 0 होगा, विच इज़ बाइनरी स्टेट, कि वो या तो होगा वहाँ पे या नहीं होगा। होगा तो 1 है, अगर नहीं होगा तो 0 है। बट इन क्वांटम रेल्म चीज़ें बदल जाती है। यहाँ पे हमें एक ऐसा स्टेट भी मिलता है जहाँ पे वो चीज़ है भी और नहीं भी, यानी वो 0 और 1 एक साथ है। सो अपार्ट फ्रॉम 1 एंड 0 यू गेट अनदर बिट दैट इज 1 and 0 at the same time. So that is how quantum computing is different from traditional physics. अब क्वांटम टेक्नोलॉजी का अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो मल्टीपल एप्लीकेशन है, जिसमें पहला क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसमें हम क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्यूबिट्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी बिट्स जो 0 1 होते हैं, क्यूबिट्स 0 1 एंड 0 1 ऑल टुगेदर, तो ये 3 हमें कंडीशंस मिलती है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो चुका है अभी तक। एंड इफ़ यू रिमेंबर, एक सिकामोर नाम से एक क्वांटम कंप्यूटर था। सिकामोर किसी को याद है किसने बनाया? जापान ने, आई थिंक। नहीं, दिस इज बिल्ड बाय गूगल। ओके। ठीक है, तो याद रखना सिकामोर गूगल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा। तो बेसिकली हम फोटोन का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वांटम सेंसिंग एंड मीटरोलॉजी। तो क्वांटम्स का इस्तेमाल करके आप जो है मेजरमेंट जो है किसी चीज़ का अगर मेजरमेंट करना है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी ऑब्जेक्ट के वेट का, या टाइम मेजरमेंट करना, तो आप क्वांटम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वांटम सिमुलेशन। सो यहाँ पे हम क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके चीज़ों को सिमुलेट कर रहे हैं कि वो फिजिकल वर्ल्ड में कैसे एक्ट करेंगी। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द क्वांटम टेक्नोलॉजी। अब आते क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन is basically a secure communication technology that uses quantum physics to construct a cryptographic protocol. So cryptographic आप जानते हो कि हम एक मैसेज है उसको एनक्रिप्ट कर रहे हैं ताकि कोई भी थर्ड पर्सन जो है अपार्ट फ्रॉम द सेंडर एंड द रिसीवर, उसके अलावा कोई पर्सन बीच में अगर उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है तो वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो समझने लायक जो मैसेज है उसके फॉर्म में नहीं होता, वो इनक्रिप्ट करा होता है, यानी एक सीक्रेट मैसेज के फॉर्म में सेंड किया जा रहा है। ठीक है, सो दिस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली यूटिलाइजेज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स। सो क्वांटम फिजिक्स में हम 2 प्रिंसिपल पढ़ते हैं, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। सो superposition is basically ability of a quantum particle to be in multiple state at the same time until it is measured. So generally एक layman terms में अगर मैं समझाऊं तो अगर आप कॉइन को फ्लिप कर रहे हो और फ्लिप करने के बाद वो जैसे आपके हाथ में आके गिरता है तो या तो वो हेड होगा या फिर वो टेल होगा। ठीक है, दिस इज ट्रेडिशनल सिचुएशन। लेकिन क्वांटम के अंदर एक और तीसरा स्टेट आता था, दैट इज व्हेन द कॉइन इज फ्लिपिंग। जब कॉइन हवा में घूम रहा है तब वो हेड भी हो सकता है, वो टेल भी हो सकता है, वी डोंट नो एट दैट पॉइंट वो हेड और टेल दोनों है। सो सुपरपोजिशन का मतलब यही है कि क्वांटम जो है वो 0 1 और 0 1 दोनों एक साथ हो सकता है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। एंड दूसरा जो प्रिंसिपल है जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रहा है, दैट इज एंटेंगलमेंट। यानी अगर हम 2 क्वांटम पार्टिकल्स को लेते हैं और वो उनको हम आपस में एंटेंगल करा देते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलर हो जाती हैं। सो लेट्स से इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, सो एक एटम है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हम उसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन अटैच करा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है एटम के ऑर्बिट के अंदर गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम पॉजिटिव स्पिन या अपवर्ड स्पिन और नेगेटिव स्पिन बोलते हैं। ठीक है, या डाउनवर्ड स्पिन बोलते हैं। सो लेट्स से अगर 2 क्वांटम जो बिट्स हैं उनको हमने एंटेंगल करा दिया, तो ये चीज़ अगर अप साइड मूव करे तो ये वाली डाउन साइड मूव करेगी। ठीक है, और इस एंटेंगलमेंट में ये रिलेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप फिर इस पार्टिकल को सेपरेट करके गैलेक्सी के बाहर ले जाओ और इस
पार्टिकल को अर्थ पे रहने दो, ठीक है। सो अगर ये अपसाइड मूव करे तो ये डाउन साइड ही मूव करेगा। सो इन दिस सिचुएशन टू और मोर क्वांटम पार्टिकल्स आर लिंक्ड इन सच अ वे दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू बी डिस्क्राइब इंडिपेंडेंटली। यानी जब भी आप डिस्क्राइब करोगे तो अगर आप बोल रहे हो कि ये वाला जो पार्टिकल है, सेकेंड पार्टिकल है, अगर इसका डाउनवर्ड स्पिन है तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो फर्स्ट वाले का अपवर्ड स्पिन होगा। कभी भी इन दोनों का डाउनवर्ड स्पिन या अपवर्ड स्पिन दोनों का एक साथ नहीं होगा, दोनों आपस में एंटी होंगे और ये प्रॉपर्टी इनकी कंसिस्टेंट रहेगी, चाहे फिर आप पार्टिकल्स को कहीं पे भी मूव कर दो। सो यहाँ पे भी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में हम यही प्रिंसिपल इस्तेमाल करें। इसके थ्रू हम लोग अलाउ करते पार्टीज को कि वो जनरेट कर सकती हैं एक शेयर्ड सीक्रेट की दैट कैन बी यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेजेस। सो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, एक सैटेलाइट है हमारे पास वन पोजीशन पे। सो सेंडर जो है इंस्ट्रक्ट करता है सैटेलाइट को कि वो दो एंटेंगल फोटोन्स है ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट उन्हें जनरेट करे और जनरेट करके उन्हें ग्राउंड स्टेशन पे भेजे। तो यहाँ पे आप एंटीनास देख सकते हो, ये ग्राउंड स्टेशन पे फोटोन की बीम आई है जिसके जो दोनों साइड जो पार्टिकल गए ये आपस में क्वांटम एंटेंगल्ड थे। सो सेंडर और रिसीवर कंपेयर करते हैं क्वांटम स्टेट ऑफ द फोटोन्स टू चेक इफ दे आर इंटरसेप्टेड। सो अगर लेट्स से इसको कोई और कंट्री है, लेट्स से चाइना है, वो हमारा मैसेज जो है इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है बीच में, ठीक है, ये इंटरसेप्ट करता है और जो एंटीना है उसमें जो सिग्नल आ रहा है उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो स्टेट है फोटोन का वो बदल जाएगा और जैसे ही ये बदलेगा तो हमें जो रिसीवर और जो सेंडर एंड है उस पर भी पता लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी जो पार्टिकल था उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। सो दैट्स हाउ दिस इज कम्प्लीटली टेम्पर प्रूफ इन द सेंस कि अगर कोई भी इंटरफेरेंस होता है तो उसमें चेंज आ जाएगा और चेंज ऑटोमेटिकली दूसरी साइड भी रिफ्लेक्ट करेगा। सो दैट्स हाउ वी विल नो कि जो मैसेज है ये इंटरसेप्ट किया गया है, ठीक है। सो वंस दैट इज मेड श्योर के जो दोनों साइड फोटोन रिसीव किया गया है वो क्वांटम एंटेंगल्ड है, फिर उसके बाद इस की को इस्तेमाल किया जाता है टू इनक्रिप्ट डेटा। और जैसे ही एनक्रिप्ट करके भेजा जाता है रिसीवर के साइड पे, रिसीवर के पास भी एक की रहती है, उसका इस्तेमाल करके उसे वापस डिक्रिप्ट कर लेता है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स। और ये एक बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम रहेगा आने वाले टाइम के अंदर। अभी करंटली हम जो क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल लेवल पे, वहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, किसी मैसेज को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम के फॉर्म में डाल देते हैं और बाद में उसे डिक्रिप्ट करने के लिए जो रिसीवर है उसके साइड पे डिक्रिप्शन की होना चाहिए, तब वो जाके उसे यूज़ कर सकता है। जैसे अगर ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी की बात करूँ तो हमारे जो व्हाट्सएप है जिसके अंदर एंड टू एंड इनक्रिप्शन रहता है वो ट्रेडिशनल सिस्टम पे बेस्ड है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड हमने देखा कैसे वो डिफरेंट है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन से। अब इतना ही है इसमें जाने लायक, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। सो अभी रिसेंटली इथीरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो है इट स्विच टू मर्ज सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म दैट यूजेस प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म। तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, इथीरियम क्या है, मर्ज क्या है, बहुत सारी टर्म्स हैं। तो पहले देखते हैं इथीरियम। सो इथीरियम इज अ डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर डिसेंट्रलाइज ऐप बिल्ड कर सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो। सो इथीरियम एक क्रिप्टो करेंसी भी है और साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म भी है। सो ये माइंड में क्लियर रखना कि इथीरियम जो है उसका इस्तेमाल करके हम जो डिसेंट्रलाइज ऐप्स हैं उनको बना सकते हैं। और फिर आती मर्ज की बात। तो मर्ज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम जो क्रिप्टो करेंसी के जो प्रोडक्शन के अंदर या उनके फॉर्मेशन के अंदर जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है उसको हम रिड्यूस करेंगे। और वो रिड्यूस कैसे करेंगे, वो रिड्यूस करेंगे हम प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। आगे जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। ब्लॉकचेन जैसा कि आप सभी लोग जानते हो डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज लेजर ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली उसका एक एप्लीकेशन है और उससे कई तरह के डिसेंट्रलाइज ऐप जो है हम लोग बना सकते हैं। सो ब्लॉकचेन का अगर हम हायरार्की देखें या फॉर्मेशन की बात करें तो ये इन्फोग्राफिक में आप देख सकते हो। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन इज़ रिक्वेस्टेड, जब भी हम कोई करेंसी मिंट करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट प्लेस होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक
फॉर्म होता है रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजैक्शन क्रिएटेड. देन दिस ब्लॉक इज बेसिकली सेंड टू एवरी नोड. नोड मतलब हर जो पूरा नेटवर्क है उसमें एक कंप्यूटर है, वो एक नोड कहलाता है. ठीक है. और हर नोड के पास एक लेजर होता है, इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइज लेजर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेजर जो है सेंट्रलाइज नहीं है. सेंट्रलाइज किसी एक यूनिट के पास होता तब होता, लेकिन यहाँ पे लेजर जो है सबके पास है. और कोई भी जो नई एंट्री क्रिएट होती है वो सभी जितने भी नोड्स हैं उसके अंदर उसको भेजा जाता है फॉर वैलिडेशन. वैलिडेशन मतलब कि हम जो नई एंट्री कर रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है. वंस दैट वैलिडेशन इज डन, द नोड्स रिसीव्ड अ रिवॉर्ड फॉर प्रूफ ऑफ वर्क. ठीक है. प्रूफ ऑफ वर्क भी अभी हम आगे देखेंगे, अभी के लिए बस याद रखो प्रूफ ऑफ वर्क उसे मिलता है. और फिर ब्लॉकचेन जो है, वो जो ब्लॉक है उस ब्लॉकचेन का पार्ट बन जाता है. और फिर पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो अपडेट हो जाता है अबाउट द न्यू ट्रांजैक्शन दैट हैज़ हैपेंड. ठीक है. तो ये पूरा हायरार्की है एक ब्लॉकचेन सिस्टम का. अब अभी तक जो हम ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी का यूसेज देख रहे थे या ब्लॉकचेन के अंदर जो भी फॉर्मेशन देख रहे थे वो जनरली प्रूफ ऑफ वर्क पे बेस होता है. लेकिन अब हम शिफ्ट करने की कोशिश करें प्रूफ ऑफ स्टेक पे. तो अब डिस्कस करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में डिफरेंस क्या है. सो याद रखना, आगे जाने से पहले ये अभी प्रेजेंट टाइम में ये यूज़ हो रहा है प्रूफ ऑफ वर्क, और प्रूफ ऑफ स्टेक इज़ द फ्यूचर जो आने वाला है. सो प्रूफ ऑफ वर्क में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि लेट्स से बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन के बारे में आपने सुना होगा, बिटकॉइन की माइनिंग होती है. माइनिंग करने का मतलब ये है कि आप अपना जो कंप्यूटर है उसके थ्रू कुछ पजल्स को सॉल्व करोगे. पजल सॉल्व करने के रिवॉर्ड के फॉर्म में आपको बिटकॉइन जो है वो मिलेगा. सो यू आर बेसिकली रिवॉर्डेड फॉर डूइंग द पजल. ठीक है. और पजल आप कैसे करते हो? बेस्ड ऑन योर कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड. जितना ज़्यादा कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड होगा उतना ज़्यादा आप पजल सॉल्व कर पाओगे और उतने ज़्यादा बिटकॉइन मिंट कर पाओगे. शुरू में अगर हम बात करें जब ये बिटकॉइन जो सिस्टम चालू हुआ था तब लोग मिंट करने वाले कम थे. ठीक है. यानी लोग लॉजिक जो सॉल्व कर रहे थे वो कम थे. तो इसीलिए बहुत इजीली आपको जो बिटकॉइन है वो माइन हो जा रहा था. जैसे अगर हम बात करें ट्रेडिशनल माइनिंग के अंदर, तो अगर किसी नई जगह जाते हैं लोग तो बहुत इजीली रिसोर्स मिल जाते हैं क्योंकि रिसोर्स बहुत रेडिली अवेलेबल थे. बट एक बार जब उस प्लेस पे बहुत लार्ज स्केल पे माइनिंग हो गई तो फिर उसके बाद रिसोर्सेज को ढूंढ पाना मुश्किल होता है. ठीक है. क्योंकि लोगों ने इतनी ज़्यादा माइनिंग कर दी कि अब उसके रिसोर्स की स्कैरसिटी हो गई. वही सेम चीज़ क्रिप्टो करेंसीज के अंदर या बिटकॉइन के साथ हुई कि शुरू में तो इजीली मिल गए, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोग आते गए, मिंट करना चालू करते गए, तो ऑटोमेटिकली जो मिंटिंग से जो सप्लाई मिल रहा है बिटकॉइंस का वो कम हो गया. सो यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क में यही था कि अगर आप जितना ज़्यादा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर होगी उतना ज़्यादा आप मिंट करोगे और उतना ज़्यादा ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा. सो ये था प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट कि आपने कंप्यूटर प्रोसेसिंग इस्तेमाल करी अपनी और लॉजिक सॉल्व किया और फिर मिंट किया एक बिटकॉइन. अब यहाँ पे इसका एक मेलिशियस यूज़ हो सकता है. मेलिशियस यूज़ मतलब कि कुछ लोग जो है पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड वो कब कर सकते हैं? जब इन लोगों के पास 51% ऑफ द नेटवर्क प्रोसेसिंग पावर हो. यानी जो पूरा नेटवर्क है, जो इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, अगर इसके 51% के ऊपर या इस पूरे नेटवर्क की जो 51% की जो प्रोसेसिंग पावर है उसको ऑक्यूपाई कर लें तो फिर ये अपने आप पूरा सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं कोलैप्स हो सकता है. नेक्स्ट प्रूफ ऑफ स्टेक में अब ये कैसे डिफरेंट हो रहा है. सो बिटकॉइन में हमने देखा कि जिस प्रोसेसिंग करते हैं, पजल सॉल्व करते हैं और उसका रिवॉर्ड हमें मिलता है बिटकॉइन. सो प्रोसेसिंग करने में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ख़राब होती है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है. ठीक है. सो अब इसीलिए प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने की बात हो रही है जिससे हम ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूसेज है इसको कम कर सकें. तो प्रूफ ऑफ स्टेक में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिकॉज द ब्लॉक क्रिएटर इज चूजन बाय एन एल्गोरिदम बेस्ड ऑन यूजर स्टेक. ठीक है. सो लेट्स से आप जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी मिंट करना चाह रहे हो अंडर प्रूफ ऑफ स्टेक. तो आप बेसिकली क्या करोगे? आप एक स्टेक लगाओगे. ठीक है. स्टेक मतलब आपने कुछ पैसा अपने एंड से डाला.
कि लॉटरी सिस्टम के अंदर आपने कुछ पैसा डाला और उसके बेसिस के ऊपर आपके चांसेस बनेंगे, जितना आप स्टेक लगाओगे उतने आपके चांसेस बनेंगे एक नया क्रिप्टो करेंसी मिंट करने का। ठीक है, सो एक एल्गोरिदम बेसिकली एक पर्सन को चुनेगा बेस्ड ऑन द स्टेक ही हैज पुट इन। सो यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग पावर की इस्तेमाल नहीं हो रही है, आपको घंटों घंटों बैठ के कोई लॉजिक नहीं सॉल्व करना। सो इन दिस सेंस दिस विल लीड टू अ लेसर एनर्जी यूसेज। अब मेलिशियस यूज अगर हम बात करें, लेट्स से इसमें कोई मेलिशियस एक्टिविटी करनी है तो कैसे कर सकते हैं। सो अगर कोई मेलिशियस एक्टिविटी तभी हो पाएगी जब 51% ऑफ द ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी बाय द वैल्यू इज कंट्रोल्ड बाय सम एंटिटीज। सम एंटिटीज मतलब वो सब एंटिटीज आपस में मिली हुई हैं, तब जाके वो जो क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क है उसमें कोई मेलिशियस एंट्री ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू डू इट। नेक्स्ट, देयर इज नो रिवार्डिंग फॉर मेकिंग अ ब्लॉक, so the block creator takes a transaction fee. ठीक है, so that is how proof of work and proof of stake is different. मेजर इसका एडवांटेज यही है कि एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम होने वाला है इसके अंदर। तो अभी बिटकॉइन जो है वो ट्रेडिशनल प्रूफ ऑफ वर्क पे ही चल रहा है, लेकिन इथेरियम जो है उसने प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव ऑन कर लिया। नाउ क्रिप्टो फार्मिंग के बारे में आपने सुना होगा, तो क्रिप्टो फार्मिंग या क्रिप्टो फार्म्स जो है हमें देखने को मिलते हैं कोल्ड कंट्रीज में या ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रेट बहुत लो है। सो कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, सारे टाइम अपने जो कंप्यूटर्स हैं उनको यूज़ करते रहते हैं टू सॉल्व दीज पजल्स एंड मिंट द बिटकॉइन। ठीक है, सो ये था पूरा प्रूफ ऑफ स्टेक जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। अब इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है नॉन फंजिबल टोकन। सो NFT इनको बोला जाता है कॉमनली। सो दीज आर डिजिटल ऑब्जेक्ट और assets in the physical world that can be any drawing, animation, piece of music, photo, video with a certificate of authenticity created by blockchain technology. So pretty much clear ही है आपको कि हम डिजिटल ऑब्जेक्ट है उसको यूनिक बनाने की कोशिश करें बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे हम टोकनाइज कर रहे हैं एसेट्स को that will ensure that they are bought, sold and traded more efficiently and reducing the probability of fraud. Okay, यानी जो पायरेसी देखने को मिलती है जनरली हमें इन सब डिजिटल ऑब्जेक्ट्स में, जैसे म्यूज़िक में आपने देखा होगा लोग पायरेटेड म्यूज़िक सुनते रहते हैं, तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए और जो यूज़र है उसको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलना चाहिए उसके लिए हम NFTs का इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हो रहा है जिसके हम टोकन्स बना रहे हैं और वो टोकन हमेशा एक यूनिक एंटिटी को पॉइंट आउट करेगा। नेक्स्ट, फंजिबिलिटी। सो फंजिबिलिटी आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। It refers to an asset ability to be exchanged with a similar asset without sacrificing the value. तो जैसे 100 रुपीज़ है वो एक फंजिबल करेंसी है, उसके बदले में आप उतने रुपए का सामान ले सकते हो। लेकिन NFT जो है वहाँ पे आप देखते हो इसकी एक यूनिक और डिस्टिंक्टिव क्वालिटी होती है एंड दे मस्ट बी सोल्ड और परचेज एज अ होल, यानी दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब यूनिट्स लाइक फंजिबल टोकन्स, तो वैसा नहीं कर सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NFT और काफ़ी न्यूज़ में था तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको इसके बारे में पता हो। सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट NFT। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। सो अभी फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का एट वेरियस एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है ये क्या है उसमें जानने से पहले थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में और देख लेते हैं। सो दिस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ द डिजी यात्रा। डिजी यात्रा जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है और एम ये है कि हम जो हमारा एयरपोर्ट के ऊपर जो मूवमेंट है उसको सीमलेस और हीजल फ्री एक्सपीरियंस बनाए और साथ ही साथ इम्प्रूव करे सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंश्योर करना चाहती है जो टिकट बुकिंग होती है एयरपोर्ट में, जो एंट्री होती है और एंट्री करने के बाद जो बोर्डिंग पास लेने के लिए आप लगते हो लाइन में, वो सब डिजिटली हो जाए। सो यहाँ पे एक डिजी यात्रा फाउंडेशन बनाई गई है, सेटअप एज ए जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर क्रिएटिंग डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम। ओके, तो याद रखना ये ऑर्गेनाइज फाउंडेशन बनाया गया है स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस डिजी यात्रा इनिशिएटिव। अब आते हैं टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट पे, ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है। तो दिस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इज बेसिकली a way of identifying or confirming an individual's identity using their facial features। यानी आपका फेस को देख के ही आपका क्या नाम है, आपकी क्या एज है, वो सब चीज़ें बता दी जाएंगी
प्रोवाइडेड ये सब इन्फॉर्मेशन पहले से कंप्यूटर के एल्गोरिदम में हो। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? ये इन्फॉर्मेशन जब आपने टिकट बुक कराई तब आप दे सकते हो, या आपने आधार कार्ड डाला तो उसके थ्रू रिट्राइव करी जा सकती है ये सब इन्फॉर्मेशन। सो ये जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है ये एआई के ऊपर बेस्ड होता है, और एआई का इस्तेमाल करके आपके फेशियल फीचर्स को, जैसे कि चीक बोन्स कैसा है, लिप्स कैसे हैं, आईज कैसी हैं, इन सब को यूज़ करके एक न्यूमेरिकल कोड तैयार करता है, जिसे हम कॉमनली कहते हैं एक फेस प्रिंट। तो ये न्यूमेरिकल कोड के थ्रू ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है इंडिविजुअल्स को। तो दैट इज़ व्हाट इज़ दिस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इज़। और सिक्योरिटी में इस तरह हेल्प करेगा। लेट्स से कोई भागा हुआ कोई क्रिमिनल है जिसके हमारे पास रिकॉर्ड्स है, तो वी कैन इजीली ट्रैक हिम डाउन यूजिंग दिस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ऑलराइट, मूविंग अहेड, इससे ज़्यादा आई थिंक इसमें कुछ काम कर है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटेंडेड रियलिटी। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप हब है, और मेटा ने कोलैबोरेट किया टू एक्सेलरेट XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया। सो XR commonly known as the extended reality. So this is a collective term applied for immersive experience incorporating various degrees of digital and real information. So UPSC ने इस पे आई थिंक 19 या 20 में सवाल भी पूछा हुआ है कि VR और AR में डिफरेंस क्या होता है। AR मतलब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और VR मतलब वर्चुअल रियलिटी। सो नाम से ही पता लग जाना चाहिए, जब हम कह रहे हैं ऑग्यूमेंट कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, व्हेन वी आर सेइंग वी आर ऑग्यूमेंटिंग समथिंग, वी आर सेइंग वी आर इम्प्रूविंग इट। सो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसी को इम्प्रूव करे। तो यहाँ पे जो रियल एनवायरनमेंट है उसके अंदर हम एक विजुअल एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। सो अगर एग्जाम्पल अगर हम ले ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का, सो आजकल आपने कई सारे इमोजी फिल्टर्स देखे होंगे। सो ये एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का, कि आपकी फ़ोटो बन रही है बट उसके ऊपर कुछ मास्क लग गया पीछे, या बर्ड्स आ गई पीछे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, जिसका एग्जाम्पल आपके इंस्टाग्राम के फिल्टर्स हो सकते हैं। फिर है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी इज एन इमर्सिव इंटरफेस जहाँ पे पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो है डिजिटली क्रिएट किया जाता है। सो कई बार आपने देखा होगा VR हेडसेट लगा के हम लोग जो है विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को, जो कि रियलिटी से थोड़ी सी डिफरेंट है। फिर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम मिक्स रियलिटी बोलते हैं, जहाँ पे जो वर्चुअल एलिमेंट्स है उनको इंटीग्रेट किया जाता है रियल एनवायरनमेंट से, बट एट द सेम टाइम दीज वर्चुअल एलिमेंट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिव। So this is what is difference between AR, that is augmented reality, MR, mixed reality and virtual reality VR। ठीक है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड इसी से रिलेटेड एक टर्म है मेटावर्स। सो मेटावर्स इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड क्रिएटेड थ्रू वर्चुअल रियलिटी, जहाँ पे यू कैन टॉक टू डिफरेंट पर्सन्स जिनके खुद के अवतार्स रहेंगे मेटावर्स के अंदर। सो यहाँ पे आप एक तरीके से फिजिकल वर्ल्ड का जो है कॉपी बना सकते हो यहाँ पे मेटावर्स के अंदर। ऑलराइट, मूविंग अहेड, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID। सो एक अगेन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और दिल्ली एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट बना है जिसने RFID अनेबल्ड टैग जो है वो जो लगेज है जो चेक इन के लिए होता है या जो उसका मूवमेंट होता है उसके लिए RFID टैग्स लगाने शुरू किए हैं। So these RFID tags basically work on radio frequency identification technology, और यहाँ पे जैसा कि आप नाम से ही पता लगा सकते हो रेडियो फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, और या रेडियो वेव्स का इस्तेमाल हो रहा है फॉर कम्युनिकेशन। सो दिस वुड बी अ वायरलेस सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ 2 components, टैग एंड अ रीडर। अब वर्किंग रेंज की बात करें तो वर्किंग रेंज डिपेंड करेगी अपॉन द फ्रिक्वेंसी दैट इज यूज्ड in these radio waves. So this would range कि वो 100 मीटर से लेके 10 मीटर भी हो सकता है, या 1 मीटर का डिस्टेंस भी हो सकता है RFID आइडेंटिफिकेशन में। इसके अलावा अगर अदर की इंफॉर्मेशन की बात करें तो दिस वुड नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट टू रीड। तो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट मतलब कि लेट्स से हमारे पास टैग यहाँ पे है और एक रीडर यहाँ पे है, ठीक है। सो लाइन ऑफ साइट मतलब ये आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं क्लियरली, लेकिन लेट्स से इनके बीच में कोई बस आ जाती है, ठीक है। सो बस आ गई, लेकिन फिर भी जो है ये रेडियो वेव्स क्योंकि ट्रांसमिट कर जाएंगे बस में से, और रीडर के पास ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाएगी। सो दैट इज़ वाई व्हाट इज दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट टू बी रेड या टू कम्युनिकेट।
and the data stored in RFID tag can be updated in real time. So this is what is RFID. यहाँ पे डाटा जो है रियल टाइम जो भी चेंज हो रहा है उसको स्टोर किया जा सकता है. फिर है QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, आपने सुना ही होगा या कई बार देखा भी होगा. तो इट्स अ 2-dimensional वर्जन ऑफ अ बार कोड दैट कैन बी रेड इजीली बाय अ डिजिटल डिवाइस. तो कोई भी स्कैनर के थ्रू आप इसको स्कैन करके जो इन्फॉर्मेशन है इसमें से रिट्रीव कर सकते हो. आइडियल स्कैनिंग डिस्टेंस जो है इसका 1:10 का रहता है. यानी लेट्स से इसका अगर हम एरिया की बात करें तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका जो रेंज रहना चाहिए वो विद इन 1 सेंटीमीटर आप इसको स्कैन कर लो, इतना रहता है. ठीक है. नेक्स्ट, दिस विल रिक्वायर अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, क्योंकि आपको इसको स्कैन करना है तो इसके लिए स्कैन करने के लिए आपको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में रहना पड़ेगा. इसमें कोई रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं होती. फिर है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉल्ड NFC. सो NFC एक बहुत ही शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम देखते हैं कि NFC एनेबल्ड डिवाइसेस जो होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं एंड ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड ईजिली इन सिंगल टच. तो कई बार आपने देखा होगा कुछ पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन्स होती हैं उसके आप ऊपर अपना केवल जो वीज़ा या मास्टर कार्ड है जो NFC एनेबल्ड है उसको टैप करो एंड ऑटोमेटिकली पेमेंट कट जाता है. सो NFC के अंदर बेसिकली क्या होता है, डिवाइसेस के अंदर हम कॉइल लगा के रखते हैं. ठीक है. इंडक्टिव कॉइल्स लगा के रखते हैं जो जैसे ही कांटेक्ट में आती है उसमें कुछ कम्युनिकेशन होता है और उस कम्युनिकेशन से ही हम लोग ये पेमेंट कर पाते हैं. सो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है. एट मैक्स 4 सेंटीमीटर के अंदर अंदर अगर कार्ड आता है तभी जाके ये NFC जो है वर्क करेगा. सो दीज NFC डिवाइसेस मस्ट बी ईदर फिजिकली टचिंग और विद इन अ फ्यू सेंटीमीटर फॉर डाटा ट्रांसफर. द ट्रांसफर of data is quick and easy with a single touch. So these are some of the communication technology that is being used, जिसमें जनरली रेडियो फ्रिक्वेंसी ही तीनों के अंदर यूज़ होती है. ठीक है. क्विक रिस्पॉन्स थोड़ा सा अलग है, दैट इज़ डिफरेंट इन द सेंस कि यहाँ पे आपको स्कैन करना पड़ रहा है एक कोड को. ठीक है. सो ये था कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में. नेक्स्ट चलते हैं इंडिया स्टैक. तो इंडिया स्टैक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जो नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी फ्रेमवर्क हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे भी हमने इंडिया स्टैक के बारे में डिस्कस किया था. अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज दिस इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज 2022 वाज हेल्ड रिसेंटली. सो इंडिया स्टैक हम लोगों ने डिस्कस किया था. एक सिंगल रिपोजिटरी है ऑफ ऑल द मेजर प्रोजेक्ट्स ऑन इंडिया स्टैक. ये इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल एक वेबसाइट बनाई गई है जिसपे अलाउ हम कर रहे हैं टू एंटिटीज़, जैसे कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ हो गई या फिर प्राइवेट एंटिटी हो गई या इन जनरल इंडिविजुअल्स. तो ये लोग जो भी कोई भी इन्होंने एप्लीकेशन बनाई है उसको यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर द ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड. ओके. अब ये इंडिया स्टैक जो है ये बेसिकली एक कलेक्शन है बहुत सारी APIs का. API हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, सो आई विल नॉट बी रिपीटिंग हेयर अगेन, बट अगर किसी को पूछना हो तो पूछ लेना लास्ट में. सो it is a collection of open APIs and digital public goods. These APIs stand for Application Programming Interface, which allows two application to talk to each other. इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे आधार का API है, UPI हो गया, कोविन हो गया, डिजिटल लॉकर हो गया, आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है APIs के जो कि हमें इंडिया स्टैक के ऊपर मिलेंगे. तो लेट्स से आप कोई एंटिटी हो जिसको इनमें से किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत है, जैसे आपको आधार आइडेंटिफिकेशन कराना है अपने एम्प्लॉयज़ का, तो आप आधार का जो API है उसको यूज़ कर सकते हो. और यह API आपको मिलेगा कहाँ से? इंडिया स्टैक से मिलेगा. अब इसका 4 टेक्नोलॉजी लेयर्स हैं इंडिया स्टैक के. पहला है प्रेजेंसलेस, फिर है पेपरलेस, फिर कैशलेस एंड कंसेंट लेयर. सो प्रेजेंसलेस इन द सेंस कि आपको यूनिवर्सल बायोमेट्रिक डिजिटल आइडेंटिटी की वजह से जो पर्सन है उसको किसी भी सर्विस लेने के लिए किसी स्पेसिफिक जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उन सर्विस को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट पेपरलेस है कि आपको बहुत सारे बल्कि डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आने. जैसे पहले क्या होता था, फ़ोन की सिम लेनी होती थी तो आपको पहले अपने आधार कार्ड का प्रिंट आउट लाना पड़ता था और बहुत सारी डिटेल्स का प्रिंट आउट लाना पड़ता था. अब वो सब नहीं रहेगा. नेक्स्ट कैशलेस लेयर है बिकॉज UPI भी इसके साथ इनकॉपरेटेड है, सो आप कैशलेस सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो. और फिर है कंसेंट लेयर. कंसेंट लेयर में बेसिकली जो भी डाटा लिया जा रहा है वो जो यूज़र है उसके कंसेंट से लिया जा रहा है. ठीक है. सो दिस अलाउज द डाटा टू मूव फ्रीली एंड सिक्योरली
to democratize the market for data. So these are the 4 technology layers of India stack. I hope clear हुआ होगा. आगे चलते हैं. अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़. सो ये इनिशिएटिव पहला इसमें देखिए, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट. सो इंडिया हैज़ स्टेड आउट ऑफ दिस ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन द फ्यूचर ऑन इंटरनेट. और ये जो ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट जो है, ये एक पॉलिटिकल कमिटमेंट था विच एम टू कीप इंटरनेट ओपन, फ्री एंड न्यूट्रल. सो यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड यूके, कनाडा, जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, सबने इसको साइन किया. बट इंडिया, चाइना एंड रशिया हैव स्टेड आउट ऑफ इट फॉर देयर ओन रीजंस के इस कन्वेंशन के अंडर या इस डिक्लेरेशन के अंडर जो डाटा है उसका हमें मूवमेंट करवाना पड़ेगा out of India also under certain circumstances. So that's why India rejected it. India is also not a signatory to the Budapest Convention on the cybercrime. So ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Budapest Convention याद रखना. इंटरनल सिक्योरिटी में आजकल साइबर सिक्योरिटी बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है. सो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी पे कोई क्वेश्चन, वहाँ पे आपके ये काम आएगा कन्वेंशन. So the data sharing provision of Budapest Convention infringes on the national sovereignty, and that's why India has not signed the Budapest Convention. कि हमें यहाँ पे डाटा जो है वो मूव कराना पड़ सकता है आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो, एंड दैट इज वॉट इज ऑब्जेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब ये जो ब्यूडापेस्ट कन्वेंशन है, इट इज़ द ओनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल कन्वेंशन साइबर क्राइम. सो ये कीवर्ड ध्यान रखना, ओनली और लीगली बाइंडिंग. तो ये एक्सट्रीम कीवर्ड्स है और इसके अंदर यूज़ हो रहा है. ठीक है, सो ये याद रखना, ब्यूडापेस्ट कन्वेंशन किस चीज़ के बारे में, और इंडिया सिग्नेटरी नहीं है उसका. नेक्स्ट, इंटरनेट गवर्नेंस. तो ये फोरम जो है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ये एक यूएन का जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, उसी का ही एक इनिशिएटिव है जो इंडिया के लेवल पे रन कर रहा है. ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है. नेक्स्ट, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया. सो शॉर्टली इसका नाम पड़ा है निक्सी, और ये निक्सी हैज़ बीन established 2 new internet exchange in West Bengal under Digital India Vision. This internet exchange point is a physical network access point through which primary network providers connect their networks and exchange traffic. So basically एक physical network access point है ये, और इसके थ्रू हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिनके थ्रू हमें इंटरनेट मिलता है, ये आपस में जो डेटा है उसको या जो ट्रैफिक है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं. So this NIXI will be a not-for-profit organization established in 2003, and aim इसका ये है कि जो domestic internet traffic है between the internet service provider members in the country, वो चीज़ हो सके, आपस में डेटा को एक्सचेंज कर सके. इसके साथ साथ .in जो रजिस्ट्री है, जब भी आप कोई कंट्री का डोमेन नेम टाइप करते हो, जैसे www.google.com, ठीक है, अब google.com का एक इंडियन वर्जन भी है, तो जब भी इंडियन वर्जन यूज़ करना तो हम यूज़ करते हैं google.in. तो ये जो .in का जो रजिस्ट्री है, ये भी पूरा ये निक्सी ही हैंडल करता है. इसके अलावा इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स एलोकेटिंग एंड रजिस्टरिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस IPv4 एंड IPv6. सो IPv4 और v6 के बारे में कोई डिफरेंस बताना चाहेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6? एनीबॉडी? अरे नहीं, आई थिंक एक 128 बिट का और एक 64 बिट का ऐसा कुछ है ना. एक 32 बिट का है और एक 128 बिट का है. ठीक है, सो Okay. IPv4 जो है वो 32 बिट का है, एंड IPv6 जो है 128 बिट का है. सो अभी न्यूज़ में इसलिए है कि IPv4 32 बिट्स का है, और जितनी तेज़ी से हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट के यूज़र्स बढ़ रहे हैं, तो ये जो IP एड्रेसेस है ये कम पड़ रहे हैं, इसलिए हम IPv6 की तरफ मूव इन कर रहे हैं. ठीक है, तो याद रखना, इसमें नंबर ऑफ़ एड्रेसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू IPv4. ठीक है, तो ये याद रखना. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ 2 अफ्रीका पर्ल्स. तो अभी जो दिसंबर मंथ का करंट अफेयर मैगजीन था, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था. So this is a longest subsea cable that will be interconnecting Asia
अफ्रीका एंड यूरोप। और अभी ये जो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, ये पार्टनर कर रही है भारतीय एयरटेल के साथ टू एक्सपैंड दिस टू अफ्रीका पर्ल्स टू इंडिया। सो ये जो सबसी केबल है ये अफ्रीका से इंडिया के रास्ते आएगी, और जब ये केबल इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो जाएगी तो हमारा जो फिक्स लैंडलाइन ब्रॉडबैंड है वो फास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जो भी इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये इन्हीं सब केबल्स के थ्रू जो है वो होता है। ठीक है, ये अंडर सी जो केबल्स होते हैं इनके थ्रू हमारा डेटा ट्रैवल करता है एंड फिर जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है हमें इंटरनेट से मिलती है। नेक्स्ट इज ग्लोबल लाइट हाउस प्रोजेक्ट, सॉरी ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। सो कंफ्यूज मत होना लाइट हाउस से, कहीं आपको लगे लाइट हाउस जो सी के किनारे होता है उसके बारे में बात हो रही हो, लेकिन ये एक्चुअली बात हो रही है इंटरनेट रेवोल्यूशन से, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उससे रिलेटेड है ये। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया है एडिशन ऑफ 3 इंडियन फैक्ट्रीज टू द ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। So it is a community of 100 manufacturers that are showing leadership in applying the fourth industrial revolution technology such as AI, 3D printing, big data analytics. So ये रोल मॉडल्स बनेंगी ये कंपनियां बाकी कंपनीज के लिए टू शो केस कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है। आगे चलते हैं। ITU का भी एक रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम हुआ था एंड फोरम जो था ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने होस्ट किया था। इससे ज़्यादा हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम IR के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि ये जो ITU है इसका क्या फंक्शन है। सो दिस ITU दैट इज इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन इज अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी फाउंडेड बैक इन 1865 टू प्रमोट और टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और इसका बेसिकली काम क्या है, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेटअप करना। जैसे 5G नेटवर्क है उसकी डेफिनेशन जो है ITU ने दी है, ये उसका जो नेटवर्क स्पीड है बैंडविड्थ जो है 1 गीगाबाइट पर सेकेंड होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है सब ITU सेट करता है 5G 4G 2G 3G इन सब के। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजी लॉकर। सो मेटिक ने अनेबल किया डिजी लॉकर को टू स्टोर एंड एक्सेस हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स परटेनिंग टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सो यहाँ पे डिजी लॉकर के अंदर जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम वो जो यूजर्स हैं उनको अवेलेबल हो जाएंगे डिजी लॉकर के ऊपर ही। इससे पहले गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उनको एक तरीके से ये बोला था कि ये जो डॉक्यूमेंट है दे विल बी डीम फिट टू बी प्रेजेंटेड फॉर एनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो कहीं पे भी तो वहाँ पे सिंपली डिजी लॉकर को दिखाओ, और डिजी लॉकर पे जैसे ही आप दिखाओगे तो द अदर पर्सन हैज़ टू एग्री कि ये वैलिड इन्फॉर्मेशन है। सो दिस डिजी लॉकर इज एम्ड एट मिनिमाइजिंग द यूसेज ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड एनेबलिंग शेयर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस एजेंसी। और these are the documents in DigiLocker are deemed to be at par with original physical documents under the Information Technology Rule 2016। तो ये रूल याद रखना, इसके अंदर ये गवर्नमेंट ने पावर दी है कि ये जो डिजीलॉकर में डॉक्यूमेंट है दे विल बी हेल्ड एट पार, यानी बराबर माना जाएगा टू द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप कभी अपना वोटर ID कार्ड जो है भूल जाते हो या अपना आप ड्राइविंग लाइसेंस भूल जाते हो तो उसको आप लोड कर सकते हो अपने डिजीलॉकर पे, एंड जब भी कहीं पे आपसे पूछा जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो आप सिंपली फ़ोन के ऊपर शो कर सकते हो। सो यू डू नॉट हैव टू कैरी द फिजिकल डॉक्यूमेंट विद यू। ठीक है, सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। नेक्स्ट चलते हैं टेक्नोलॉजी कंसेप्ट पे। सो अभी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो न्यूज़ में, बिकॉज गवर्नमेंट ने अप्रूव किया अमेंडमेंट इन द FM रेडियो फेज 3 पॉलिसी। FM रेडियो से रिलेटेड जो भी पॉलिसी थी उसको चेंज किया गया है यहाँ पे थोड़ा सा। सो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ये FM होता क्या है। FM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन करके उसके ऊपर एक जो मैसेज है उसको भेजते हैं। ठीक है, सो इट इज़ लाइक अ कैरियर दैट इज कैरिंग अ सर्टेन मैसेज बेस्ड ऑन द मॉड्यूलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हो कि एक पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी बार
जो क्रस्ट है वो क्रॉस होती है, 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी बार क्रॉस होती है, यही फ्रीक्वेंसी होती है। सो फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके हम जो सिग्नल है या जो मैसेज है उसको भेज सकते हैं ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो यहाँ पे इसके अलावा भी और कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं जो यूज़ करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अगर एम्पलीट्यूड मैं आपको बताऊं, सो लेट्स सी एक साइनोसाइडल वेव है, तो इसका जो टॉप पोजीशन है दिस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया है ये इसका एम्पलीट्यूड है। इसको भी वेरी करके ऊपर नीचे करके हम लोग मैसेज भेज सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। इसके अलावा फेज मॉड्यूलेशन है, फेज मॉड्यूलेशन में हम जो वेव का जो मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको चेंज करके हम लोग मैसेज भेज सकते हैं। सो दीज आर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अभी फेज 3 चल रहा है इसलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट, एम्बेडेड सिम। सो ट्राई ने अभी एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया ऑन ई सिम्स फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। सो ई सिम बेसिकली एक ऐसा सिम है जो कि फिजिकली इंटीग्रेटेड है डिवाइस के अंदर ही। यानी आप ऐसा सोचो कि एक मोबाइल फ़ोन है जिसके अंदर डिवाइस जिस सिम है वो अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, आप उसे निकाल नहीं सकते। लेकिन जो सिम है क्योंकि वो कंपनी ही जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर है वही प्रोवाइड करेगा, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे रीप्रोग्राम कर सकते हो उसे टू स्विच बिटवीन नेटवर्क्स। सो लेट्स से आपको एयरटेल यूज़ करना है तो आप एयरटेल के स्टोर पे जाओ, रजिस्टर कर दो सिंपली एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग द एयरटेल नेटवर्क। बट आप अगेन चेंज कराना चाहते हो जियो के अंदर तो आपको नई सिम डालने की ज़रूरत नहीं है, वही सेम चीज़ के अंदर रिमोट एक्सेस के थ्रू हम लोग जो दूसरा सिम का जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उसमें हम लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एक्चुअली रिमूविंग द सिम कार्ड। तो दैट इज़ व्हाट इज़ एम्बेडेड सिम, जो हमारे लिए जानने लायक था। नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं, आर्यभट्ट 1। So Indian Institute of Science have built a prototype of an analog chipset called Aryabhat 1. Analog ये जो आर्यभट्ट है 1 इसका फुल फॉर्म है एनालॉग रिकन्फिगरेबल टेक्नोलॉजी एंड बाय स्केल हार्डवेयर फॉर एआई टास्क। सो ये आर्यभट्ट जो है ये चिप हम लोगों ने इंडिजिनियसली बनाया है। दिस विल बी फास्टर एंड रिक्वायर लेस पावर देन डिजिटल चिप्स फाउंड इन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट एजेंसी ने बनाया, तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही फास्टर होगा कंपेयर टू द प्राइवेट चिप्स दैट वी आर हैविंग। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन लाइक ऑब्जेक्ट और स्पीच रिकॉग्निशन, एग्जाम्पल एलेक्सी एंड सीरी, जो कि आपको पता ही है अमेजोन और एप्पल के जो चैटबॉट्स हैं वो है रेस्पेक्टिवली। सो दिस आर्यभट्ट 1 is basically made to address the deficit of the hardware that we are having। हमारी कंट्री में सॉफ्टवेयर बहुत बूम कर रहा है लेकिन जो हार्डवेयर है वो पीछे रह जा रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए और इंडिया को एक डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए, रोबस्ट डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए ये आर्यभट्ट 1 जो है इसको डेवलप किया गया। दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस आर्यभट्ट 1। नेक्स्ट चलते हैं साइबर सिक्योरिटी पे। सो अभी रिसेंटली भी हमने पढ़ा, सर्टिन ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे ऑन गैम्बलिंग, ठीक है। तो जितने भी गैम्बलिंग वेबसाइट्स हैं उनको और जो भी डाटा सेंटर है और वीपीएन है इंडिया के अंदर, उनको जो यूज़र के डेटा है उनको एटलीस्ट 5 साल तक रखना है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। सर्टेन ने इशू किया गाइडलाइंस रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड रिपोर्टिंग ऑफ साइबर इंसिडेंट्स। और ये प्रोविज़न इसको या ये जो पावर इसको कहाँ से मिली है, इसको ये पावर मिली है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन या सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से इसको ये पावर मिली है। अब की प्रोविज़न क्या है, तो पहला चीज़ है कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एंटिटी जिसके ऊपर कोई किसी तरह का साइबर अटैक होता है तो उन्हें विद इन 6 आवर्स सर्टेन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फर्दर इंडिया के अंदर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरमीडिएट या डाटा सेंटर है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दे शैल हैव टू मैंडेटरी एंड enable logs of all ICT systems and maintain them securely for rolling period of 180 days। जितना भी सर्विस प्रोवाइडर, ऑर्गेनाइजेशन, डाटा सेंटर है, इनको भी जो लॉग्स हैं अपने आईसीटी सिस्टम्स के ये रिकॉर्ड करके रखने हैं एटलीस्ट 180 डेज़ के, ठीक है। और इनके जितने भी ये सिस्टम्स होने चाहिए ये इंडिया के अंदर ही लोकेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर या वीपीएन है। इन लोगों को जो यूज़र का डेटा है दे हैव टू मेंटेन दैट यूज़र डेटा अप टिल 5 years, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्रिप्टो जैकिंग।
अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले साइबर या क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं टू मिंट सर्टेन क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन। तो क्रिप्टो जैकिंग में आप बेसिकली ऐसा साइबर अटैक कर रहे हो जिसके थ्रू आप जो विक्टिम है उसका कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो टू मिंट बिटकॉइंस। ठीक है, सो वो भी मिंट कर रहा है और जैसे ही मिंट होता है आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ क्रिप्टो जैकिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लू बगिंग। सो नाम से ही पता लग रहा है ब्लूटूथ से इसका लेना देना है। तो इट्स अ काइंड ऑफ malicious अटैक डन बाय अ अटैकर टू एक्सेस अ डिवाइस वाया ब्लूटूथ कनेक्शन। तो अगर जनरली अगर आपका ब्लूटूथ ऑन रह गया है तो उसका इस्तेमाल करके जो हैकर है वो आपके फ़ोन के अंदर ब्रीच कर सकता है। ठीक है, सो याद रखना इसमें बचने का तरीका यही है कि जब भी यूज़ नहीं हो रहा तो ब्लूटूथ को ऑफ ही रखो। नेक्स्ट हर्मिट है। सो हर्मिट एक स्पाईवेयर है विद द कैपेबिलिटी टू अफेक्ट बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस। और ये हर्मिट जो है एक कमर्शियल स्पाईवेयर है जो कि यूज़ किया जा रहा है बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स इन कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, इटली, नॉर्दर्न सीरिया एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अदर न्यूज़ में देख लेते हैं। सो परम पोरुल, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर बनाया गया है एट NIT त्रिचुपल्ली अंडर द सेकेंड फेज ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन आपने कई बार पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं हमारी जो हाईटेक रिसर्च लेबोरेटरीज हैं उनके अंदर, एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जिसके थ्रू ये जो डाटा है, ये जो सुपर कंप्यूटर का जो यूसेज है, हम लोग जुडिशली अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड कर सकें। अब परम पोरुल के बारे में बात करें तो ये NIT त्रिचुपल्ली में बना है, ये हम लोगों ने देख ही लिया। और ये इसके जो ज़्यादातर कंपोनेंट्स हैं ये मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड विद इन द कंट्री है, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अस। नेक्स्ट इसमें एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी लगी है टू ऑब्टेन हाई पावर यूसेज इफेक्टिवनेस। तो जनरली क्या होता है, सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो बहुत तेज़ी से हीटअप हो जाता है, इसीलिए इन्हें कूलिंग एटमॉस्फेयर में रखने की ज़रूरत है। और अभी तक जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके अंदर हम लोगों ने 15 सुपर कंप्यूटर बना दिए, वेर एज आर एम इज़ 110 सुपर कंप्यूटर्स हमें बनाने हैं टोटल, बट अभी 15 बना दिए हैं। फिर है परम शिवाय जो है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, जो हमें याद रखना है। राइट, सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट है ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर। सो अभी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उन्होंने एक ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर एक एप्लीकेशन बनाई है जो इम्प्रूव करेगी एनक्रिप्शन और जो डिक्रिप्शन है सेंसिटिव डिजिटल डेटा का, वो उस चीज़ को सिक्योर करेगा। बिकॉज आपको पता है जब भी हम डिक्रिप्ट करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं, उसके खोलने के लिए एक कॉमन की चाहिए होगा। ठीक है, और ये जो की है ये जो एक्चुअल पर्सन है सिर्फ उसी के पास मिलेगा। सो ऐसे में इस चीज़ को हैक करना थोड़ा मुश्किल है, और ये ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर आने के बाद और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो की होगी ये हर बार यूनिक होगी। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, प्रॉब्ली आज का लास्ट आर्टिकल रहेगा ये, दैट इज टिहान टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। सो टिहान जो है ये इंडिया का फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी है, बोथ ग्राउंड एंड एरियल व्हीकल। सो चाहे ड्रोन हो फिर चाहे ज़मीन पर चलने वाली कोई रिमोट कंट्रोल कार हो, दोनों के लिए हम लोग ये टिहान जो है नेविगेशन फैसिलिटी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस टिहान by Ministry of Science and Technology is a multidisciplinary initiative to take India into a global power in futuristic and next generation smart mobility. ठीक है, तो मोबिलिटी को टारगेट करता है ये। इट इज़ वन ऑफ द 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब अंडर नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। तो साइबर फिजिकल सिस्टम हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पे जो साइबर वर्ल्ड है और जो फिजिकल वर्ल्ड है उनका इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे लेट्स से आपको कोई मशीन को मूव करना है, तो हम ये जो इंटरनेट है उसका इस्तेमाल करके हम लोग उसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे IoT एनेबल्ड डिवाइसेस हो। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज टिहान टेक्नोलॉजी। याद रखना जो लैंड बेस्ड है
ऑब्जेक्ट्स और जो एरियल ऑब्जेक्ट्स है, दोनों के ऊपर ये लाई करेगा। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस ध्यान थिंग। और इसके साथ हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो ख़त्म हो गया। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को क्वेश्चन पूछना है या कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी।